हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करेंगे, उसके बारे में जो है बातें करेंगे, उसको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो आजकल है इस टॉपिक से जो है प्रश्न हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आईएएस लेवल से लेकर के पीसीएस लेवल तक, यहाँ तक कि जो टेट का एग्ज़ाम होता है वो आपका चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, उसमें तो 30 नंबर का यह जो है प्रश्न आपका इस टॉपिक से रहता ही है। तो इसलिए यह जो टॉपिक है आजकल हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसलिए आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है उसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण किनको प्राप्त है दोस्तों? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण जो है आपको 4 ऑप्शंस में से जो है आपको सर्वाहारी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि सर्वाहारी यानी सर्वाहारी का अर्थ होता है आपका जो कि शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। यानी कि जो शाकाहारी होता है यानी कि फल फ्रूट भी खाते हैं, और जो मांसाहारी जो मांस मछली भी खाते हैं, तो ये दोनों के मिश्रण को सर्वाहारी कहा जाता है। तो सर्वाहारी को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है आपका उच्चतम पोषण प्राप्त होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो आपका इसका यानी ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ये तो आपका कूट वाला है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र है जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है। इसका एक नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही है। दूसरा देखते हैं कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो ये भी सही है दोस्तों कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी जो मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका कूट में क्या दिया हुआ है। तो कूट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो केवल एक नहीं, ये गलत होगा। केवल 2 ये गलत होगा। 1 और 2 दोनों, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है आपका सही है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ही पूछा गया है। तो 10% का नियम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होता क्या है दोस्तों। तो 10% का नियम जो है यानी एक स्तर से जो है दूसरे स्तर में जब जाता है तो वहाँ पर जो है 10% का ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी कि अगर पौधे को जीव खाता है तो वह वहाँ जो है 10% जो ऊर्जा का ह्रास होता है, तो इसे ही कहा जाता है 10% का नियम। और इसे जो है देने वाले थे इस वैज्ञानिक थे वे लिंडेमान थे। यानी कि लिंडेमान महोदय के द्वारा जो है ये 10% का नियम दिया गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते दोस्तों कि कीटों एवं कवकों के कारण नहीं, गलत जवाब होगा इसका। सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण नहीं, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। तो दोस्तों जल की सीमाओं एवं आग के कारण इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि घास स्थलों में जो वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण है यानी कि
अगर घासों में जल की अधिकता हो जाएगी दोस्तों तो वह घास सूख जाएंगे, यानी गल जाएंगे। अगर आग वहाँ लग जाती है तो वहाँ घास जल जाएंगे। तो ये आपका अनुकूल नहीं हुआ घासों के लिए। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? इको टाइप नहीं, अकेड नहीं। अगले ऑप्शन की ओर देख चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला है इकोस्फीयर, ये भी नहीं होगा। तो इकोटिन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि यह जो है आपका प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होगा। ये तो कृत्रिम हो जाएगा ना दोस्तों। तो ये आपका पहला ही जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऊर्जा का प्रवाह ये भी आपका प्राकृतिक है, खाद्य सुरक्षा ये भी आपका प्राकृतिक है। तो ए ऑप्शन ही आपका प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव प्रेरित है, मानव निर्मित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है दोस्तों वह हरे शैवाल के कारण होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बाकी जीवाणु, लाइकेन और कवक ये सब जो है गलत जवाब हो जाएगा। इसका रंग जो चाय का लाल रंग होता है रस्ट वो हरे शैवाल के कारण होता है, यानी चाय में लाल रस्ट रोग जो है वो आपका हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो नींबू में दोस्तों कैंकर रोग होता है। यहाँ दो प्रश्न बन के आ रहा है कि कैंकर रोग किस में होता है? तो नींबू में होता है। और यह किसके कारण, यानी नींबू का कैंकर रोग किससे होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो जीवाणु के द्वारा जो है नींबू में कैंकर रोग होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। मिलीबग, मिलीबग किस फसल से संबंधित है दोस्तों? ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है। तो मिलीबग जो है दोस्तों ये आपका सरसों से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो किस कवक के कारण दोस्तों बाजरे में जो है ग्रीन ईयर रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्केलोरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण जो है आपका ये बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि जो समुद्र के किनारे जो उगने वाले वृक्ष होते हैं उसमें वार्षिक वलय नहीं होते हैं। उसका जो है कारण आपका स्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती है। इस कारण जो है आपके समुद्र के किनारे जो उगने वाले वृक्ष होते हैं उसमें जो है वार्षिक वलय नहीं होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो शाखाओं में पत्तियां जो झड़ती है दोस्तों उसका क्या कारण है? तो वह अपना जीवन काल जो है पूर्ण करने से जो है उसकी पत्तियां जो है झड़ जाती है। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा आपका कि शाखाओं में पत्तियां जो झड़ती है वह अपना जीवन काल पूर्ण करने से झड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जीव समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जो है क्रमकी यानी सिरल कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, जिसे बरसाती ज़मीन भी कहा जाता है, कि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। तो पारिस्थितिकी निकाय में दोस्तों जो है आपका आर्द्र भूमि यानी बरसाती भूमि किस हेतु उपयोगी है, तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु बिल्कुल सही है इसका। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बरसाती भूमि का इसमें उपयोग होता है। तलछट रोककर नदियों का गादगीकरण कम करने हेतु, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त यानी सभी जो है आपका पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि जो है उपयोगी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी पारितंत्र में होते हैं, तो किसी पारितंत्र में क्या होते हैं दोस्तों, तो जैविक तथा अजैविक दोनों ही जो है आपके तत्व होते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक तथा अजैविक पदार्थ दोनों होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पारितंत्र में बाज का स्थान है, तो पारितंत्र में बाज का स्थान क्या है दोस्तों, उपभोक्ता है कि सर्वोच्च उपभोक्ता है कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। तो दोस्तों पारितंत्र में बाज जो है सर्वोच्च उपभोक्ता है, क्योंकि सांप को मोर खाता है और सांप और मोर को जो है आपको क्या खाता है, बाज खाता है। तो आपका इस वजह से यह जो है सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का जो बोध होता है। तो किस प्रकार के जो है आपका पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संख्या पिरामिड। तो संख्या पिरामिड के द्वारा जो है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का जो है बोध होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पारितंत्र में मानव है, तो यह भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों बहुत से एग्जाम में। तो पारितंत्र में मानव जो क्या होता है दोस्तों, सर्वाहारी होता है, यानी कि यह शाकाहारी भी होता है, यह मांसाहारी भी होता है। इस वजह से जो है यह उच्चतम पोषण प्राप्त करता है। तो आपका ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो होगा दोस्तों आपका हमेशा जो है उल्टा बनेगा, यानी कि आपका तालाब और जो पेड़ होता है हमेशा इसमें जो है जीव भार का पारितंत्र क्या होता है दोस्तों, उल्टा बनता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों धान का खेती कृत्रिम पारितंत्र है, क्योंकि वन और समुद्र और झील ये सब तो जो है आपका प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। तो आपका धान का खेत जो है मानव निर्मित पारितंत्र है, तो ये आपका कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आ गया। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित थे। तो कैसे लगे प्रश्न दोस्तों, अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।